और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज भी अदालत से राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 17 मई तक किसी भी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस मुकदमे का इल्म न हो उसमें भी गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि लाहौर जमान पार्क पहुंचने तक हमें गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पीर सुबह तक आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तब तक आप लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों। अलावाजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली, जबकि अदालत ने 17 मई तक साबिक वज़ीर आज़म को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने की हिदायत की है। ख्याल रहे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान की फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने कहा कि फौज में कोई जमहूरियत नहीं है और सिर्फ एक शख्स आर्मी चीफ की ईमा पर यह सब कुछ हो रहा है। Security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in that in the army. The army is getting maligned by what is happening right now, and sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. मैं सवाल ही पूछता हूँ कि मैं इतनी देर से लगा वो कहने कि हम पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं 27 साल से। सारे हमारे बड़े तारीखी जलसे हुए, लोग आते थे चुप करके चले जाते। मैं इनको वार्न करता रहा कि इसको मुल्क को ना वहां ले जाओ जब ये सबके हाथ से निकल जाए। मेरी तकरीरें हैं कि हम ये श्रीलंका जब लीडरलेस मॉब निकलाता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मेरे कंट्रोल में जलसे होते थे, धरने होते थे, सब पुरअमन रहते थे। तो ये जो इन्होंने किया उस दिन पकड़ के सारी दुनिया के सामने मुझे एक दहशतगर्द दिखा के फौज पकड़ के मुझे लेके जा रही है, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या मैं जिम्मेदार हूँ? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी फाशिस्ट डिक्टेटर है और अदलिया उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आहनी दीवार बन गई है। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हम विरसे में मिलने वाले हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब, महंगाई और कसादबाजारी के तूफान ने मुश्किलात से दो चार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान और उनके हवारी मुसलसल झूठ बोलते रहे हैं। इमरान खान दुआ कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। नैब ने इमरान खान के खिलाफ गबन के केसेस बनाए हैं। इमरान खान के दौर में अरबों रुपए की करप्शन हुई और इमरान नियाजी को मालूम जुब्बा में क्लीन चिट दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि झूठे मुकदमात में अपोजिशन रहनुमाओं को जेल भिजवाया गया। क्या किसी अदालत ने इसका नोटिस लिया है? 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में अलबनाक तरीन दिन था। 16 दिसंबर 1971 के बाद जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो वो कायद का पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। उस दिन भी हर आंख अश्कबार थी। कल यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान साहब आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे मुकदमे में क्या तारीख में कोई और मिसाल मिलती है? यानी किसी ने करप्शन की हो तो दूर की बात है, एक मुलजम अदालत के कटहरे में आए और जज कहे कि आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो हसास अमारात पर और तनसीबात पर जो बलवे हुए, हमले हुए, उनको करवाया गया, प्लान किया गया। प्लानर कौन था? इमरान नियाजी। इंस्टिगेटर कौन था? इमरान नियाजी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में सरबराही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 9 मई के बाद जो वाकयात हुए, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अंदाजा लगाएं कि अदलिया कहां खड़ी है और किस तरह आइन कानून से मावरा फैसले दे रही है। क्या यह रियायत 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दी गई? क्या इस कस्म की रियायत मरियम नवाज, फरियाल तालपुरी को दी गई? आज इमरान खान को VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। रियासत की मुहाफिज इदारों की आज तौहीन की जा रही है। सरबराह इत्तेहाद ने ऐलान किया कि फैसला किया है, अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा और पीर को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। मरियम नवाज शरीफ को दी गई? क्या ऐसी कोई रियायत फरियाल तारपुर को दी गई?
आज जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, और पूरे मुल्क में गुंडागर्दी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, और अदालत उस दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर पे हमला हो रहा है, कोर कमांडर के घर पे हमला हो रहा है, जहां चौराहों के ऊपर सरजमीन वतन के लिए कुर्बानी देने वालों के यादगारों को उखेड़ा जा रहा है। रियासत के मुहाफिज इदारों की जिस तरह तौहीन व तज़लील की जा रही है, अदालत उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आज हमने फैसला कर लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। मैं पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूं, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, इंशाअल्लाह जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया, जिसमें मुल्क में इमरजेंसी के निफाज के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास में अहम आइनी व कानूनी उमूर पर गौर किया गया। इजलास के दौरान काबीना के बेशतर अराकीन ने वज़ीर आज़म को मुल्क में इमरजेंसी के निफाज का मशवरा दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने काबीना को इमरजेंसी के नफाज से मुताल्लिक़ आइनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। काबीना के इजलास में इमरजेंसी के नफाज के मामले पर मिला जुला रुझान रहा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इमरजेंसी के नफाज का मामला फिलवक्त मौखर करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों के रवैये से मुताल्लिक़ पीर को तमाम मामलात पार्लियामेंट ले जाने का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकालने का फैसला किया। तमाम इत्तेहादी अपनी अपनी जमातों से मशावरत के बाद रैलियां निकालेंगे। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज जमकर पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने G20 सरबराही इजलास से कबल दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करने पर पाकिस्तान पर तनकीद की। कौल ने हालिया पुंछ और राजौरी हमलों का पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी बहरान से कोई सबक नहीं सीखा है। श्रीनगर में मुनक्किदा इस तकरीब के दौरान कांग्रेस और दीगर पार्टियों के कई कारकुन और लीडर आज बीजेपी में शामिल हुए। फ्रॉम 47 वो पार वाला हमारा पड़ोसी देश जो है वो हमेशा 47 से ही ये सब चीजें करता रहा है और पिछले 30-35 सालों से जो उन्होंने सीडो वार शुरू किया है वो भी हमने देखा है पिछले 35 सालों से कैसे वो चल रहा है। और आज की परिस्थिति हमने देखा कि वो अपने बोझ के तले ही दब गया है। जैसे वहाँ के हालात है, चाहे वो इन्फ्लेशन की हालात हो, चाहे वो वहाँ पॉलिटिकल हालात जो भी बनी हुई है, उसके कारण वो अपने आप दबा हुआ है। और ये सारी हरकतें वो करता है। कश्मीर में उसको ऐसा लगा कि अब मेरी शायद यहाँ नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने राजौरी पुंछ का इलाका ले लिया है। पहले अल्फा गेट वहाँ राजौरी में, वहाँ 2 लोग मारे गए, फिर डांगरी का इंसिडेंट हुआ, फिर अभी पुंछ के रास्ते पर इंसिडेंट हुआ और अभी राजौरी में जो कोटरंका है, कोटरंका की बुदल की तरफ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 लोग शहीद हुए हैं। ऐसा ये करता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको सख्ती से उछलेंगे। और जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ गोवा में आया था, उसी दिन कोटरंका वाला बुदल वाला कांड हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये अभी भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन ये अब उसके लास्ट टांगों पर वो खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इसको कुचलेगी। और ये G20 जो यहाँ
जो श्रीनगर में होने वाला है ये बहुत अच्छी तरह से होगा। कल Y20 हुआ है, उसमें भी तकरीबन 30 डेलीगेट्स थे जो फॉरेन कंट्रीज से आए थे, जो G20 देशों से आए थे, 30 डेलीगेट्स वहां थे। और ये G20 भी आगे जो अगले हफ्ते में है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ निकलेगा। जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर में और टूरिज्म खिलेगा, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर ही ये यहाँ की ये टॉक होने वाली है। टूरिज्म कश्मीर का और खुलेगा और प्रगति करेगा और तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। मुझे लगता है कि उनकी जो पुरानी हरकतें हैं वो हरकतें उनको याद आती हैं। वो जो पहले करते थे वही उनको लगता है कि दूसरा भी करता है, ऐसा नहीं है। उसने यहाँ जो मिलिटेंट्स खड़े किए हैं और उनको वो पैसे बांटता था, उनको वो जो हथियार बंटवाता था, ये कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा नहीं करती है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब को पुराने जो उसके कारनामे हैं वो उसको याद आ रहे हैं। उसको लगता है कि दूसरा भी वही करता है, लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूं, वो बुजुर्ग नेता है, हमारे MP है हमारे कश्मीर के, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी एजेंसी इस प्रकार का काम नहीं करती। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक की बात फिर लौटेंगे। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को फिल्म द केरला स्टोरी बनाने वालों की अर्जी पर समाअत करते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत को फटकार लगाई और तमिलनाडु हुकूमत से भी जवाब तलब किया। अदालत ने मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी किया है। यह फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन मगरबी बंगाल की हुकूमत ने रियासत में फिल्म पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही उसे तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों में नहीं दिखाया जा रहा है। इस मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब यह फिल्म पूरे मुल्क में दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं। लोगों को फैसला करने दे कि फिल्म अच्छी है या बुरी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली समाअत 17 मई को होगी। दिल्ली में अफसरान के तबादले और तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन केजरीवाल हुकूमत फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सेक्रेटरी ऑफ सर्विसेज के तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया और कहा गया कि मरकज सेक्रेटरी का तबादला नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पर रजामंदी जाहिर कर दी। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच तश्कील देंगे। दिल्ली हुकूमत की जानिब से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया जाए, एक तरह से ये तौहीन के मुतरादिफ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुत्तफ़क़ तौर पर फैसला दिया कि दिल्ली हुकूमत के पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और ज़मीन के अलावा दीगर खिदमात पर कानून साजी और इंतज़ामी कंट्रोल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत में आईनी बेंच ने कहा कि नौकरशाहों को मुंतखब हुकूमत के जरिए कंट्रोल किया जाना चाहिए। वादी कश्मीर में तैनात PM पैकेज के मुलाजमीन और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन के लिए हुकूमत पुख्ता पॉलिसी बना रही है। जम्मू कश्मीर BJP के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने आज यकीन दिलाया कि मुलाजमीन के तमाम देरीना मसाइल हल निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से एक ठोस पॉलिसी वज़ा की जा रही है। साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता जम्मू में आंजहानी, राहुल भट्ट और दूसरे शोहदा की याद में मुनक्किद एक तकरीब में शरीक थे। जो कश्मीर में इस वक्त जो चैलेंज है, रेंटेड अकोमोडेशन में रहना बहुत मुश्किल काम है। सरकार जिस प्रकार से दरबार में वो एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर अकोमोडेशन देकर के सुरक्षित जगह पर रखती थी, इस प्रकार की कोशिश करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने प्रशासन के ध्यान में ये बातें लाई थी। मुझे लगता है इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। आपने कहा कि फैसला होगा। LG मनोज सिन्हा जी ने और जो ऑफिशियल्स ने, उन्होंने, पहले मैं उनकी बात करूंगा जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय, उनके लिए कहा गया है कि एक पॉलिसी बनने जा रही है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो भी दरबदर है। आखिर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है उनके लिए? पहले मैं उन्हीं की बात करूँगा। देखिए, एक बात तो साफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी के आगे पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है इसके आगे सरेंडर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने लोगों को शहीद करवा दें। उसके लिए सरकार को शीघ्र व शीघ्र सोचना चाहिए और उनके इस समस्या का, जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका हल करना चाहिए। खामखा किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना ठीक बात नहीं है। जो PM पैकेज एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, आपने कहा जो उनको वहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन में, वहाँ पे अकोमोडेशन तो बन रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे हैं जो अभी भी रेंटेड पे हैं।
असुरक्षा है, खासकर लेडीज़ को असुरक्षा महसूस हो रही है। आप खुद मानते हैं कि वहाँ पे जो खतरा है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत है, तो यही अपोजिशन भी यही कह रही है कि इनको लाइए यहाँ पे जब तक कि वहाँ के हालात ठीक नहीं होते। उनकी अपोजिशन पार्टी जिनको आप कोसते रहते हैं दिन भर, वो भी यही कह रही है कि अगर वो कह रही है तो आपसे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनको। बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार हमेशा से इस बात की चिंता भी करता है। उसका वो जो फैसले हैं ज़मीन पर भी लाता है। वो समय दूर नहीं जब जल्द ही सभी को बसा करके और इसके लिए समय समय पर जो मॉनिटरिंग होती है कि कितने क्वार्टर्स बने हैं कितने हैं, मुझे लगता है जल्द ही ये काम तेज़ी से चल रहा है, उनको प्रयास किया जाए। तो मतलब आपको लगता है कि जो अकोमोडेशन वहाँ बन रही है तो उससे मसला हल हो जाएगा, उससे सिक्योरिटी मिल जाएगी? देखिए ऐसा नहीं होता, सिक्योरिटी जोन में रखना ज़रूरी है और हम उनके आगे सरेंडर नहीं कर सकते। वो अपनी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको अटैम्प्ट को ख़त्म करना एक सुरक्षा बलों की कोशिश होती है और वो करते भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे खतरा आप तो खुद मानते हैं क्योंकि आप एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं। आपको लगता है कि एक पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी सरकार को इनके लिए? आखिर का रोड मैप क्या है? या अगर वहाँ पे काम इनको करना है तो किस तरह से एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट देंगे? अगर आपको लगता है कि कोई टेम्परेरी इनको प्रोविजन है कि इनको कोई तो पॉलिसी मिलनी चाहिए। देखिए ये कोई ट्रांसफ़र करना या दूसरी चीज़ें ये हल नहीं है। वहाँ का माहौल साजगार बनाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव से बात करें तो कविंदर गुप्ता ये कह रहे हैं कि हालात वहाँ पे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा महसूस करवाई जाए या सुरक्षा दी जाए, वो सरकार उस पर जोर कर रही है और शीघ्र ही इसके लिए एक रोड मैप भी बन के आगे आएगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर, न्यूज़ 18 जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के सिलसिले में आज पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहर के पोलो व्यू मार्केट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया नुमाइंदों को बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को दिलकश बनाने का अमल जारी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर का लाल चौक और ओल्ड श्रीनगर के बाजार दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर शहरों की तरह जदीद नजर आएंगे और श्रीनगर में रहते हुए लोग महसूस करेंगे कि वो मुंबई या दिल्ली में हैं। लाल चौक और पुराने शहर में जल्द ही नई मार्केटें खुल जाएंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर की तरक्की के मजीद काम अंजाम दिए जाएंगे। मार्केट जो दिन रात चल सकती है, शुरुआत है। आने वाले दिनों में एमएर रेजिडेंसी रोड, लाल चौक और पुराने शहर में भी कई ऐसे मार्केट स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। मैं समझता हूं कि दिल्ली और चंडीगढ़ या बाकी बड़े शहरों की तरह श्रीनगर शहर भी दिखाई पड़े, ये लगातार कोशिश हो रही है। और आज जो लोग इसको देख रहे होंगे, अनेक लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि नहीं वो श्रीनगर में नहीं दिल्ली या मुंबई में खड़े हैं। ऐसे और भी मार्केट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में नर्सों का आलमी दिन मनाया गया। जदीद नर्सिंग की अलंबरदार फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश की याद में यह नज़्म किया गया था। इस साल की थीम हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, ये प्रोग्राम मरकूज था। प्रिंसिपल जीएमसी डोडा प्रोफेसर डॉक्टर पूजा विमेश ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जीएमसी डोडा में नर्सिंग वर्कफोर्स और उनके लगन की तारीफ की और कहा कि वबाई अमराज के दौरान उनकी नुमाया शराकत मिसाली रही। उन्होंने कहा कि सेहत की देखभाल के ढांचे में नर्स अहम होती हैं और मरीज के आराम का इंतजाम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आता है तो वो एक होप लेके आता है, एक उम्मीद लेके आता है हमारे पास कि वो जल्दी ठीक होकर घर जा पाए। और हम एक्ट करते हैं मीडिएटर बिटवीन द डॉक्टर एंड अ पेशेंट। तो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो होता है पेशेंट के साथ रहता है। तो इसलिए हमारा जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आए तो उसे अच्छे केयर प्रोवाइड हो सके। जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम जो हमारे कोई रिलेशन होता है उस टाइम वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम प्रोफेशनल लेवल पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, देन पेशेंट भी बड़ा खुश हो जाते हैं। दे आर गिविंग अस अ ब्लेसिंग। जब वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, बिकॉज नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। तो बहुत अच्छा रिलेशन है, नर्स और पेशेंट का रिलेशन बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि नर्सेज जो होती है दैट इज 24/7 पेशेंट के साथ डील होता है। तो नर्सिंग स्टाफ जो है, मैंने पहले बोला, ये हमारा बैकबोन है।
ठीक है, जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप नर्सिंग स्टाफ को इनके काम के लिए, इनके जो वर्क एंड कंडक्ट जो ये करते हैं वहाँ पे, उसके मतलब उसके बारे में इनको अगर हम थोड़ा सा एक बूस्टिंग इफेक्ट देते हैं, उसको एक सेलिब्रेशन देते हैं, एक उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक मोराल होता है जो इनका थोड़ा सा बूस्टअप होता है, और इनको भी अच्छा लगता है कि किसी दिन कि हमारी भी हम जो इतना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफत के ज़ेर-ए-इत्माम भोपाल में उर्दू शेर व अदब में वहदतुल वजूद के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल ट्राइबल म्यूजियम में मुनक़्क़दा कौमी सेमिनार में उर्दू के मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की और वहदतुल वजूद पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए वहदत इंसानियत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। दानिशवरों ने वहदतुल वजूद पर सूफिया के कंट्रीब्यूशन पर रोशनी डालते हुए वेदांत और उपनिषद की तालीम पर भी तफसील से रोशनी डाली और भक्ति तहरीक के शोरा व उदबा के जरिए तहरीर किए गए अदब को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। सूफियाना जो सोच है उसके बहुत से अकायद हैं, सूफियों के सूफिज़्म के बहुत से अकायद हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा वहदतुल वजूद का नज़रिया है वो हिंदुस्तानी फ़िलासफ़ी से बहुत मिलता है, जिसे अद्वैत कहते हैं। तो ये एक नया हमने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके हम वहदतुल वजूद की बात करते हुए, अद्वैत की बात करते हुए वहदत इंसानियत तक आएँ, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे तौहीद की बात करें हम या फिर वहदतुल वजूद की बात करें कि पूरी कायनात खुदा है और खुदा ही पूरी कायनात है, ज़ाहिर है वो इंसानियत तक ही बात आती है। तो इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद करने का मकसद यही है कि हम उसी मोहब्बत और जो हमारी कदीम रवायत है, सांझी विरासत है, वो अपनी नई नस्ल को उससे रोशनास कराएँ। वहदतुल वजूद की तालीम तो बहुत अरसे से यहाँ पर काम हो रहा है, और सिर्फ अद्वैतवाद का जो वेदांत है वो तो हज़ारों साल पे मुश्तमिल है, और साथ में जो वहदतुल वजूद जो हमारा तसव्वुफ़ का जो कॉन्सेप्ट है उस पर तो अगर इब्नुल अरबी से भी पहले की तारीख़ ली जाए तो बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ है, और आज इसकी बहुत अहम ज़रूरत है। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद ये दो कॉन्सेप्ट हैं तसव्वुफ़ के। एक चीज़ है कि वहदत का वजूद में होना, और दूसरा है वहदत की शहादत में होना, कि हर चीज़ जो है वो उसकी शाहिद है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि हर चीज़ उसके अंदर है। देश प्रदेश में फ़िलहाल इतना ही। आदाब, नमस्कार।